गुड मॉर्निंग मयंक धाकड़। क्या बात है, ये बच्चा सबसे पहले मैसेज कर देता है। सभी प्यारे प्यारे बच्चे, तबीयत एकदम ठीक है। समृद्धि, निशु, संजीत, रिया, संदीप, अर्पिता वर्मा, स्नेहा, यशवी, यशवी सिंह, मयंक कुमार, काजल, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग है। आ जाएं बेटा जी। कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे, आज ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 45 मिनट में फिनिश हो जाएगी, क्योंकि जितना है उसको फिनिश करते हैं, समझते हैं। तो कल हम समझ रहे थे कि पार्ट 5 में जब आप सेंट्रल जुडिशरी की बात करते हो तो उसको हम समझ रहे थे। सेंट्रल जुडिशरी में आर्टिकल 124 से लेके 147 तक आप और हम बात करते हैं किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 124 से 147 तक जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं सबके बारे में बात करूंगी। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स है, ये आपको पता ही है। उसके नीचे 25 हाई कोर्ट हैं पूरे देश के अंदर, और फिर लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मैंने आपको बताया था दो तरीके के मामले चलते हैं, दीवानी और फौजदारी, सिविल और क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, लूटपाट, हत्या, मर्डर, अपहरण, ऐसे केसेस आते हैं। सिविल कोर्ट्स में साधारण विवाद आते हैं, पति पत्नी के बीच में विवाद, मकान मालिक और किराएदार के बीच का विवाद, और आपको किसी ने ठग लिया उससे संबंधित विवाद, जिसमें कोई क्रिमिनल काम नहीं था। फिर मैंने आपको समझाया था आपके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में 1774 में। एलिजा इम्पे इसके फर्स्ट थे, चीफ जस्टिस थे, और बाकी के कौन कौन? लिमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड, तीन अन्य उसके कौन थे? असिस्टेंट जजेस रहे। फिर उसके बाद भारत के अंदर जो फेडरल कोर्ट बना, फेडरल का मतलब मैंने आपको समझाया था, संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट के रूप में भारत बना। वो भारत का सुप्रीम कोर्ट काम करने लगा, या आप कह सकते हो फेडरल कोर्ट बना। तो फेडरल कोर्ट बना 1 अक्टूबर 1937। फेडरल का मतलब होता है कि ये सेंट्रल और सेंट्रल प्लस स्टेट के केसेस के विवाद सुलझाएगा। संघीय का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी विवाद होंगे उन्हें सुलझाने का काम करेगा। ठीक है ना? अच्छा, स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को, आज जहां नई दिल्ली में हम देखते हैं वो है, और काम करना उसने शुरू किया सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 से। ये कहानी हमने समझ ली। अब आर्टिकल 124(1) कहता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन, और कहा गया कि आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन में कितने सदस्य हैं। तो कहा गया आज आपसे पूछे तो आप बताएंगे 34 मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट में, 34 जजेस हैं। एक हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, और बाकी 33 अदर जजेस हैं। लेकिन शुरुआती दौर में जो मूल संविधान है जो बना था, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय एक मेन जज था, उसके बाद और 7 अदर जजेस थे। फिर इसी तरीके से 2018 की अगर मैं बात करूं, 2018 में 31 जजेस हुआ करते थे ओवरऑल, 30 अन्य जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2019 में यह मामला बदलता है। 2019 से लेकर अब तक वर्तमान में 33 + 1 यानी 34 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 33 अदर जजेस होते हैं। जब आर्टिकल 124(1) बताता है कि गठन कैसे होगा, यानी कितने मेंबर्स होंगे, कितने जजेस होंगे, तो आर्टिकल 124(2) बताता है कि इन मेंबर्स को, इन जजेस को अपॉइंट कौन करेगा। तो अपॉइंटमेंट के लिए बात आती है कि कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी अपॉइंटमेंट करेंगे, और राष्ट्रपति जी सबसे पहले सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश को चुनते हैं, फिर मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को चुनते हैं। यही मैंने आपको एक बताया था, अलग से लिखा भी दूंगी, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? कॉलेजियम। कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जजेस अपने अकॉर्डिंग सीनियरिटी की लिस्ट बनाकर कहां भेजते हैं? ये भेजते हैं सरकार को। इसमें कानून मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश करता है कि ये लिस्ट आइए, और प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति जी को सिफारिश करते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम बताऊंगी अलग से। आर्टिकल 124(3) कहता है कि ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं, तो इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो दो ही एलिजिबिलिटी हैं, एक भारत का नागरिक, दूसरा किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक क्या रहा हो? जज रहा हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक लॉयर रहा हो, या फिर
राष्ट्रपति जी की नजर में नॉलेज रखता हो किसकी, लॉ की, इतनी जबरदस्त कि राष्ट्रपति जी को लगे कि इसे यहां पर अपॉइंट किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 124(4) आता है, 124 का चौका लगता है और चौका ये कहता है कि इन्हें इनके समय से पहले भी उठा के फेंका जा सकता है। बात आई कैसे फेंका जा सकता है, कैसे इन्हें इनके पद से पहले हटाया जा सकता है, तो बोले दो ही तरीके हैं, ऐसे मुफ्त में नहीं हटाया जा सकता। या तो ये साबित हो कि भैया आधार ही है कि इन्होंने कदाचार किया है, गड़बड़ी की है, अपने पद पे रहते हुए घूस ली है, या देश के साथ किसी तरीके की गद्दारी की है, या ये असमर्थ हैं, अपने इनके दिए हुए डिसीजन प्रॉपर नहीं है। और ये प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। कहीं नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। मैंने देखा कल एक बच्चे ने उस पे अपना डाउट ग्रुप पे पूछा हुआ है कि दीदी ये बताओ कि कितने दिन पहले सीजेआई को सूचना देनी होगी। बेटा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, इनको 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बिल्कुल कहीं नहीं लिखा कि उन्हें कितने दिन पहले सूचना देनी होगी। ठीक, सिर्फ यह है कि प्रस्ताव कहां लाया जाता है, तो बात आती है कि प्रस्ताव लाया जाता है भैया कहीं पे भी। लोकसभा में 100 सांसदों के सिग्नेचर और राज्यसभा में 50 के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद एक जांच समिति बैठेगी, क्योंकि ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की बात है, हंसी मजाक नहीं है। फिर वो जांच समिति के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जज और 2 हाई कोर्ट के जज होंगे। जांच समिति रिपोर्टों की जांच करेगी, अगर सही पाए जाते हैं तो फिर उसके बाद जांच समिति रिपोर्ट देगी। ये जो जज है वो भी पहुंचेगा संसद में, ये अपनी बात का जवाब देगा इनसे जो पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में पास करा जाता है उस प्रस्ताव को जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उपस्थित और मतदान करने वाले, उस दिन प्रेजेंट और वोट करने वाले 2/3 की मेजॉरिटी, और फिर प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर, तब जाके वो हटेंगे, तब जाके वो हटेंगे। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? चलिए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया नहीं गया है, लेकिन प्रस्ताव जरूर लाया गया था। वी रामास्वामी और दीपक मिश्रा, ये सीजेआई नहीं थे, ये जज थे, लेकिन ये प्रस्ताव संसद में पास ही नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के जज अपना त्यागपत्र ये भी बताया था किसको देंगे, हस्त से लिखकर, हस्तलिखित होना चाहिए, ये बात याद रखना, हैंड रिटन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हैंड रिटन त्यागपत्र होगा। कैसा होगा? हैंड रिटन रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को देंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के जज कब तक बने रह सकते हो? जब तक कि आपकी 65 ईयर की एज कंप्लीट नहीं हो जाती। इसमें 6 वर्ष कतई नहीं है, मैंने कल भी बताया था। अभी 50वें नंबर पे हैं DY चंद्रचूड़ जी, उनसे पहले 49th नंबर पे थे UU ललित, उदय उमेश ललित। लेकिन आपको पता है कि वो केवल 2 महीने रहे थे। क्यों रहे थे? क्योंकि सीनियरिटी के बेसिस पे आते थे, तो उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो रही थी, उसके बाद नहीं रख सकते। अगर 6 वर्ष होता तो फिर मामला अलग हो जाता। इसीलिए हमेशा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट 65 ईयर की एज और हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र तक ही जज रह सकता है। इतनी बात। 125 कहता है न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो सीजेआई 2,80,000, अदर जजेस 2,50,000। पैसा कहां से मिलता है? संचित निधि से। 126 था कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं हुआ है उस समय पे, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो ऐसे में कुछ समय के लिए सबसे सीनियर मोस्ट जज को कौन? भारत के प्रेसिडेंट साहब क्या बना सकते हैं? एक तरीके से एक्टिंग सीजेआई बना सकते हैं। कुछ समय के लिए कार्यकारी क्या बना सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश भारत का। 127 कहता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के सीजेआई करते हैं राष्ट्रपति की सलाह पर। यानी जब ये देखते हैं कि कोरम यानी गणपूर्ति जितने चाहिए उतने हैं नहीं जजेस, और काम का लोड पड़ रहा है, तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे सिफारिश करते हैं? प्रेसिडेंट साहब से कहते हैं कि प्रेसिडेंट साहब थोड़ी सी मदद करवाइए, हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या कर पाएं, अदर जजेस को अडॉक पे कुछ समय के लिए अपॉइंट कर सकें। आर्टिकल 127 अडॉक पर तदर्थ जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श पर फ्रांस के संविधान से लिया।
आर्टिकल 128 क्या कहता है कि रिटायर्ड जजेस को भी ले सकते हैं। रिटायर्ड जजेस को भी जब काम का बर्डन है तो जो जजेस रिटायर हो गए हैं उनकी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नियुक्ति की जा सकती है, और नियुक्ति करने का काम भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह पर करेंगे। आर्टिकल 129 क्या कहता है? आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक रिकॉर्ड कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट दिया गया, जो निर्णय दिया गया, वो लिखित में एक जगह रिकॉर्ड के रूप में क्या कर लिया जाएगा? संभाल के रखा जाएगा, और बाकी भारत के अलग अलग हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उसी निर्णय के आधार पर क्या दिए जाएंगे? निर्णय दिए जाएंगे, वर्डिक्ट दिए जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत? ये मैंने कल का रिवाइज कराया। आर्टिकल 129 के बाद आता है आर्टिकल 130, 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ नई दिल्ली में है। पीठ का मतलब एक बेंच नई दिल्ली में है, और सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो भारत के किसी भी शहर में अन्य स्थान पर भी अपनी बेंच स्थापित कर सकता है। देखो, दो तरीके की पीठ होती हैं, याद रखना, यहां समझाने के लिए बोल रही हूं। डिवीजन बेंच, पीठ का मतलब है पगलुओं बेंच। इसका मतलब इसमें दो जज होंगे और ये किसी मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे, निर्णय देंगे। एक होती है संवैधानिक बेंच, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। संवैधानिक बेंच जो बड़े बड़े फैसले होते हैं उसमें कम से कम 5 जजेस बैठते हैं। कितने? 5 जजेस बैठेंगे, उसे कहेंगे आप संवैधानिक बेंच। तो आर्टिकल 130 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की आप दिल्ली में स्थापना देखते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो भारत के किसी अन्य जगह पर भी अपनी बेंच, यानी अपनी उसके जजेस बैठा करेंगे और मामलों की सुनवाई करेंगे, ये काम कर सकती है। किसी अन्य स्थान पर भी पीठ स्थापित कर सकती है, और ये कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। लेकिन किसकी अनुमति लेंगे? इसके लिए राष्ट्रपति जी की अनुमति लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। बेटा, निर्भया केस फास्ट ट्रैक हुआ था पहले, उसके बाद गया था वहां पर, प्लीज। अच्छा बेटा, ये रिवीजन हो रहा है रोशन, ये कल पढ़ाया जा चुका है, इसीलिए आज रिवीजन हुआ है। और रिवीजन हुआ है तो मैंने थोड़ा स्पीड में कराया है ना, क्योंकि रिवीजन तो फिर स्पीड में ही बनता है। ठीक, अब आ जाओ। अब यहां तक समझ में आया? पहले एक बार मैं यहां तक को आपके साथ मेरे साथ बोलते चलो। 124(1) क्या कहता है? गठन, यानी कितने मेंबर्स होंगे, कितने जजेस होंगे। वर्तमान में 33 + 1 CJI। अच्छा, 124(2) क्या कहता है? ये रिवाइज होना बहुत जरूरी है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो अपॉइंटमेंट कौन निकल कर आया बेटा जी? अपॉइंटमेंट निकल के आया प्रेसिडेंट द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा। 124(3) क्या कहता है बेटा जी? ये कहता है कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी यानी पात्रता क्या होनी चाहिए? तो पात्रता दो ही है, भारत का नागरिक, और या तो 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो, या 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में लॉयर रहा हो, या राष्ट्रपति जी की नजर में होनहार रहा। 124(4) क्या कहता है? इन्हें इनके पद से हटाना। पद से हटाना शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी हो सकती है। प्रपोजल अगर लोकसभा से शुरू तो 100 सांसदों के सिग्नेचर, अगर राज्यसभा से शुरू तो 50 सांसदों के सिग्नेचर, फिर जांच समिति बैठेगी, फिर उसके बाद दोनों ही सदनों से 2/3 के बहुमत से पास होना, और फिर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर। उसके बाद आता है 125। 125 कहता है इनका वेतन कितना होगा, सैलरी कितनी होगी। 126 कहता है कि CJI अगर नहीं है तो कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग, जब तक कोई और CJI नहीं नियुक्त होकर आ रहा, तो एक्टिंग CJI यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, है ना। जैसे आपके ये देखिए कि अगर यूयू ललित साहब के हटने के बाद कुछ समय के लिए जगह खाली रहती और उसी समय DY चंद्रचूड़ जी पहले से डिसाइडेड नहीं होते कि ये आने हैं, तो फिर ऐसे में है कार्यवाहक
एक्टिंग सीजेआई की जरूरत तो थी, सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जरूरत तो थी, तो उसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा। ये साथ के साथ मेरे रिवाइज करते चलो, तभी समझ में आएगा। आर्टिकल 127 क्या कहता है कि अगर कोरम पूरा नहीं है, कोरम यानी कि गणपूर्ति, यानी गणपूर्ति जितने चाहिए होते हैं जजेस उतने नहीं हैं, तो फिर ऐसे में कोरम के अभाव में, कोरम पूरा नहीं है यानी कि 34 जजेस नहीं है, 1 + 33 का कोरम पूरा नहीं है, तो ऐसे में सीजेआई, सीजेआई किसकी सलाह पर? सीजेआई प्रेसिडेंट की सलाह पर, प्रेसिडेंट की सलाह पर कुछ समय के लिए, प्रेसिडेंट की सलाह पर एडवाइस पर क्या करेंगे? एडहॉक, एडहॉक यानी कुछ समय के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। तदर्थ न्यायाधीशों की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे, इनका अपॉइंटमेंट करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक में? नियुक्ति करेंगे। फिर बात आती है 128 कि रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति भी की जा सकती है जब जरूरत पड़े। रिटायर्ड जजेस का अपॉइंटमेंट, और वो भी सीजेआई करेंगे, राष्ट्रपति की सलाह पर अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। वो भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति की सलाह पर कौन करेंगे? ऐसे काम सीजेआई करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है 129 की कि भाई सुप्रीम कोर्ट वर्क्स एज रिकॉर्ड कोर्ट। रिकॉर्ड कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी निर्णय दिए गए हैं वो रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे, जिसे बाकी उसके अंडर आने वाले कोर्ट्स फॉलो करेंगे। फिर आता है 130, 130 क्या कहता है? 130 कहता है कि नई दिल्ली के अलावा भी, न्यू दिल्ली के अलावा भी, न्यू दिल्ली के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो सकती हैं, अलावा भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच या पीठ की स्थापना की जा सकती है। बेंच या पीठ की स्थापना कौन कर सकता है? सीजेआई। स्थापना सीजेआई द्वारा, लेकिन किसकी अनुमति? राष्ट्रपति जी की अनुमति पर कर सकते हैं। यहां तक समझाया है कल और अभी तक में, अनुमति द्वारा, परमिशन द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब की परमिशन लेनी होगी इसके लिए। यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक बेटा, क्लासेस मत छोड़ा करो। हाँ, कल भी बताया था कि रिटायर्ड जजेस को भी ले रहे हो तो सैलरी तो मिलेगी, फ्री में काम कहीं नहीं कराया जाएगा। अब बात आती है 131 कि सुप्रीम कोर्ट काम क्या करेगा। 131 से शुरू होता है इसका काम। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार यानी जुरिडिक्शन, सर्वोच्च न्यायालय का एरिया कहां कहां तक है जहां तक वो काम कर सकता है, जुरिडिक्शन बोलते हैं क्षेत्र अधिकार को, ठीक। तो आर्टिकल 131 बात करता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी मौलिक क्षेत्राधिकार या एक में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका मतलब ये वो केसों की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट जो लोअर कोर्ट से नहीं आए हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं इस तरीके के केसेस। तो इस तरीके के केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस की सुनवाई करता है तो उसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन। मेरी बात समझे? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन यानी वो केसेस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे, कहीं भी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएंगे, सिंपल बात, ठीक। ऐसे मुकदमे जिनकी प्रोसेस शुरू ही सुप्रीम कोर्ट में होती है, कौन से मुद्दे होते हैं ऐसे मुद्दे होते हैं सिंपल अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी व्यक्ति के बीच में विवाद है जिसमें व्यक्ति को लग रहा है मेरे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो वो भी सीधे कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? 1992 का इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया का विवाद। इंदिरा साहनी और लोगों ने भी क्या डाला था, जब ये देखने में लगने लगा कि सरकार जो है
वो बहुत ज्यादा रिजर्वेशन दे रही है SEBCs को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, और इस तरीके से जो जनरल कास्ट हैं उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, उनके लिए सीट कम रह जाएगी। तो पूरे भारतवर्ष से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों को लगने लगा हमारे फंडामेंटल राइट कौन सा, कि ऑल विल बी ट्रीटेड इन द इक्वली इन द आई ऑफ लॉ, आर्टिकल 16 जिसमें यह है कि कोई भी लोक नियोजन में अवसर की समानता, इन सब का हनन हो रहा है। तो तब ये मामला कहीं लोअर कोर्ट में नहीं, सीधे हाई कोर्ट में जाएगा। तो जब व्यक्ति को लगे कि सरकार का, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद है, तो वो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब दो राज्यों के बीच में कोई विवाद चल रहा है, दो राज्यों के बीच में विवाद, तो भैया दोनों राज्यों के अपने अपने हाई कोर्ट है, वहां तो नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जब दो राज्यों के बीच में विवाद है, तो वो भी कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद सीधे पहुंचते हैं, ये डिस्प्यूट्स सीधे पहुंचते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, आर्टिकल 131। बहुत आसान है समझना। आर्टिकल 132 कहता है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी नीचे से पहले इस केस की सुनवाई हो चुकी है और अब हाई कोर्ट से ये बाद में अपील की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 131 ऐसे मुकदमे जो ओरिजिनली मौलिक रूप से पहली ही बार में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे वो आते हैं। आर्टिकल 132 अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है कि नीचे से हाई कोर्ट से अपील की गई है कि आप अन्य न्यायालय में भी इसको देख सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, तो वो केस आएगा। तो उच्चतम न्यायालय अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है। हाई कोर्ट के किसी भी निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है और आर्टिकल 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के केसेस को सुनता है। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है इसे। कोई दिक्कत? हाँ, अब मैं देखना चाहूं क्या कह रहे हैं। चिराग ने कुछ पूछा। हाँ, चिराग ने कुछ पूछा, यदि मैम 50 की एज हो तो वो 6 ईयर बाद हटाया जाएगा या 65 की एज के? बेटा वो अगर 50 की एज में भी आया है, ठीक है, और वो बन गया, ठीक है, तो उसको 65 की एज से पहले नहीं हटाया जाएगा। 65 साल लिखा हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, 5 साल 6 साल नहीं लिखा हुआ है, 65 वर्ष की उम्र तक रहेगा ये लिखा हुआ है। अब मेरी बात एक बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, वो ये समझो कि आपको लगता है 50 साल में कोई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है? प्रैक्टिकल बातें किया करो पगलुओं, प्रैक्टिकल बातें। क्या कह रहे हैं? योग्यताएं देखो, कम से कम 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो या 10 साल के लिए हाई कोर्ट में लॉयर रहा हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जाम निकालता है इंसान, फिर उसके बाद तरक्की होती है, तब जाता है सुप्रीम हाई कोर्ट का जज बनने, फिर वहां पे भी बहुत लंबे समय तक काम करता है, फिर उसको जाके सीनियरिटी के बेसिस पे, दुनिया भर के जजेस होते हैं उसमें सीनियरिटी के बेसिस पे फिर सुप्रीम कोर्ट में उसका नंबर लगता है, कॉलेजियम उसको सिफारिश करता है। क्या बात कर रहे हो, 50 की उम्र में कोई मतलब ही नहीं है कि कोई बैठ जाएगा। आ जाओ, ठीक है, समझ में आ गई। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपील। अच्छा, अब उसके बाद 133 समझ लो, क्योंकि तुम्हारे पेट में दर्द तो होगा कि दीदी ने 133 क्यों नहीं लिखाया। 133 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के दीवानी मामलों की अपील की जा सकती है। तो लिखना, हाई कोर्ट के दीवानी मामले, दीवानी मतलब बताया था ना, मारपीट लड़ाई झगड़े वाले मामले, दीवानी मामले जिसमें कोई क्रिमिनल मामला ना हो, दीवानी मामलों यानी सिविल केसेस, हाई कोर्ट के दीवानी मामलों की अपील का अधिकार का सुप्रीम कोर्ट में अधिकार, ठीक है ना, कि ऐसे मामलों का आप अपील कर सकते हो, ये आता है 134 में। इसी में आता है फौजदारी मामले जो हाई कोर्ट के हैं उनकी अपील की जा सकती है, फौजदारी मामले, ठीक है, बाकी सेम रहेगा, ठीक है, फौजदारी मामले की
अपील कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। अपील कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। कहां से आए हो ये मामले? जाहिर सी बात है ये मामले आए हो हाई कोर्ट से। ठीक है, 135 क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट है 135, याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट के रूप में काम करता है। सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट के रूप में काम करता है। किसके रूप में? फेडरल कोर्ट के रूप में काम करता है। किसके रूप में? फेडरल कोर्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, और फेडरल कोर्ट का मतलब क्या होता है? तो गुड्डा मैंने पहले भी बताया था सोना, फेडरल कोर्ट का मतलब राज्य और केंद्र के बीच, राज्य व केंद्र के बीच विवादों का निपटारा, डिस्प्यूट्स का सॉल्यूशन निकालने वाला कोर्ट, निपटारा करने वाला कोर्ट। ठीक, फेडरल कोर्ट कहते हैं इसको। ठीक है, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय कह लो आप इसे, संघीय न्यायालय। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ, यूयू ललित हैं। हाँ बिल्कुल, 2 महीने ही रहे थे वो, बिल्कुल उनसे ही इस बात को समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 136 क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से समझना बिट्टू, कुछ नहीं है इसमें। 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जो मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 132 जो अपील के थ्रू आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई, फिर हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में अपील किए गए हैं। 133 ऐसे दीवानी मामले जो पहले हाई कोर्ट में सुने जा रहे थे, फिर अब उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है। 134 ऐसे फौजदारी के मामले, क्रिमिनल केसेस जो पहले हाई कोर्ट में सुने गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट में सुने जा रहे हैं। 135 सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट के रूप में काम करता है, यानी संघ, यानी केंद्र और राज्य के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़ा हो उसका निपटारा करने के लिए यही कोर्ट काम करता है, इसे संघीय न्यायालय कहा जाता है। 136 कहता है विशेष आज्ञा देने का अधिकार, स्पेशल लीव पिटीशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई केस चल रहा है बेटा और हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में फुल एंड फाइनल कर दिया कि आप इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हो, अगर किसी मुकदमे में इफ इन एनी केस सुप्रीम कोर्ट ने अपील की आज्ञा ही नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट has not given the permission to appeal in the apex court in high court hasn't given the permission to appeal in supreme court। अब हाई कोर्ट लिखता है, जब अपना जजमेंट देता है तब लिखता है कि ये मेरा वर्डिक्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट ने फुल एंड फाइनल डिसीजन दिया और लिखा नो अपीलेट परमिशन गिवन, आपको आगे अपील करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है, तो ऐसे में भी व्यक्ति के पास अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, तब भी सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि अगर किसी ने उस मुकदमे में अपील भेज दी तो वो उसे स्वीकार कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। मतलब समझना, 136 विशेष आज्ञा देने का अधिकार। हाई कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन में लिखा ही नहीं है कि आप इस केस की आगे अपील कर सकते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति ने कर दी, फिर भी लॉयर ने कर दी। तो जब लिखा नहीं है तो लगाना पड़ता है ना, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट लगाना पड़ता है कि हाई कोर्ट ने इसको फांसी की सजा दे दी है या हाई कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सजा दे दी है। ये वर्डिक्ट लगाना पड़ता है, ये निर्णय लगाना पड़ता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो। तो ये जो वर्डिक्ट लगा है उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो इस फैसले के खिलाफ, यानी सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट गिवन द परमिशन टू अपील, अरे भैया, हाई कोर्ट हैज नॉट गिवन द परमिशन टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट, देन टू फिर भी लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में भेज दी है, अपील लगा दी है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है तो वो उस मामले की सुनवाई कर सकता है, वरना रद्दी में डाल देगा, बोले हटाओ। जब हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में, हाई कोर्ट के निर्णय में, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट में ये साफ लिखा है कि अपील आगे नहीं होगी,
तो फिर ऐसे में कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये विशेष पावर मानी जाती है, विशेष आज्ञा देने का अधिकार, स्पेशल लीव पिटिशन आर्टिकल 136 कि हाई कोर्ट के फैसले जिसमें अपील की बात ही नहीं की गई है, हाई कोर्ट ने उस केस में आगे अपील करने की आज्ञा, परमिशन दी ही नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में, ऐसे मुकदमे में जो अपील आई है, जो रिक्वेस्ट आई है, उस पर विचार करने के लिए स्वीकार कर सकता है, उसकी मर्जी है अपनी। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की। हमेशा याद रखना, इस तरीके की अपील कभी भी, ये जो सैनिक न्यायालय होते हैं, यानी जिन्हें आप सुना होगा ना आपने, ये जो आर्मी के, डिफेंस के, इनके कोर्ट्स अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये सैनिक न्यायालय, जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, उसके निर्णय को छोड़कर भारत के अंदर कोई भी कोर्ट का निर्णय हो, ठीक है, उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है, अपील कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मिलिट्री कोर्ट में आपका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, या मिलिट्री कोर्ट में आपके ऊपर जो भी फैसला, सुनवाई की जा रही है, आप उसके अगेंस्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि आप जहां काम कर रहे थे वो सेना की 3 मतलब आपकी अलग अलग वो हैं, टुकड़ियां हैं जिनमें आप काम कर रहे थे, और उनका अपना न्यायालय है, उनके अपने कोर्ट हैं, और वहां जो फैसला आपके खिलाफ आया है उसके खिलाफ आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? यस। जैसे कोर्ट मार्शल हो गया तो आप ये जाके कहें कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट में मेरा वापस से मेरी रैंक ला के दीजिए, मेरा तो, मैं तो वो था, फलाना था, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते। तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो भी हो रहा है उसके अगेंस्ट आप कभी अपील नहीं कर सकते। और 136 तो बहुत ही रोचक है कि हाई कोर्ट ने अपील करने की परमिशन भी नहीं दी है, फिर भी अगर कोई अपील करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या न करे। आर्टिकल 137 क्या कहता है? आर्टिकल 137 कहता है जुडिशियल रिव्यू। बेटा ये 13 है, ये क्या है? आर्टिकल 13 है, ये 3 नहीं है। इस बात को याद रखना, गड़बड़ी मत कर देना। ये पीडीएफ मिलेगी, इसमें मैं 13 करवा दूंगी भैया से, ठीक है। और इसीलिए मैं कहती हूं कि क्लास लिया करो, क्योंकि कई बार मिसप्रिंट भी होता है, ठीक है ना। तो जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 137। न्यायिक यानी कि न्याय का पुनरावलोकन, दोबारा से चेक करना, जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को नल एंड वॉइड कर सकता है, गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है कि भाई ये संविधान के अगेंस्ट है, और उसे लागू होने से रोक सकता है। ये आर्टिकल 13 के तहत है कि कोई भी कानून जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड कर सकता है। यह है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, कि ऐसा कानून बना दिया है सरकार ने जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, और इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है, तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को नल एंड वॉइड कर सकता है, गैर संवैधानिक कर सकता है। आर्टिकल 13 के तहत संविधान के अंदर यह शब्द है नहीं, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। तो हमने ये कहां से लिया? तो याद रखना, यह शब्द हमने कहां से लिया है? यह शब्द कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। कहां से? यूएसए से लिया है। कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू यानी दोबारा से रिव्यू करना कि ये कानून कहीं नुकसान न कर दे। ठीक, अच्छा, अगर कोई कानून लोगों के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है, और खुद जुडिशियल रिव्यू अपने ही दिए हुए निर्णय को दोबारा से चेक भी कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू दोबारा से देखना। क्यों? क्योंकि यहां एक पॉइंट लिखेंगे नोट डाल के, सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्याकार है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का क्या है? व्याख्याकार है, इंटरप्रेटर है। व्याख्याकार यानी कि इंटरप्रेटर, उसके अंदर जो लिखी हुई बातें हैं उनको बताने वाला है, इंटरप्रेटर है। ठीक है, नोट डाल के लिख लेना कि संविधान की व्याख्या
कि किस बात का क्या मतलब है, ये करने का ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। आ रही है बात समझ में? तो आर्टिकल 137 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। खुद सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए हुए निर्णय को पुनः चेक कर सकता है, और सरकार के द्वारा अगर ऐसा कोई कानून बनाया गया है जो आम जनता के हितों के अगेंस्ट है, तो आर्टिकल 13 के तहत, आपके आर्टिकल 13 के तहत उसे नल एंड वॉइड कर सकता है कि हटाओ इसको, है ना? आ रही है बात समझ में? इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्लियर हुआ? अच्छे से हुआ? 137 तक हो गया, अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? थोड़ी देर हम भी बैठ लें और पानी पी लें। अब आपके ये पढ़ लें। बिल्कुल, हाँ, और बताओ। चलो, यहां तक में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। हम्म। हम्म। मैम कोर्ट मार्शल, बेटा कुछ नहीं होता। कोर्ट मार्शल बेसिकली सेना के अंदर पद से हटा दिया जाता है। अगर आपने कुछ ऐसा किया है जो गड़बड़ है, तो आपको बड़ा बेइज्जत करके, आपके स्टार वगैरह छीन के, आपकी वर्दी को साइड से वो करके, फिर आपको बड़ा बेइज्जत करके निकाला जाता है सेना से, तो उसे कोर्ट मार्शल कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। इतना इतना समझ पा रहे हो तुम, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आ जाओ। अब मैं तुम्हें दो तीन चीजें और बताऊं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब समझो 143 से पहले 141 समझ लो। आर्टिकल 141 समझ लो। आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी क्या दिया है, जजमेंट दिया है, निर्णय दिया है, वो भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होगा। तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद रखना है, भारत के समस्त भारतीय भूभाग पर लागू होगा। सीधी बात, समस्त भारतीय भूभाग पर लागू होगा, भारतीय भूभाग पर लागू होगा। ठीक है, लागू होगा, यानी कि ये भारत के हर एक कोने कोने पर लागू होता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक में? ठीक है, 142 से आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं इतना पूछा जाता है। सिर्फ याद रखना है 141 कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भारत के समस्त भूभाग पर लागू होता है। ठीक है, यहां किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आते हैं 143 पर, आई लव यू पर। ये पहले भी बताया है, आई लव यू 143 जब प्रेसिडेंट साहब पढ़ रहे थे कि परामर्श का अधिकार है। राष्ट्रपति जी को क्या देता है? एडवाइस देता है। किन दो चीजों पर? एक तो संविधान से पहले की, जब संविधान नहीं लिखा गया था उससे पहले के मुद्दे, एक संविधान जब लिख गया है उसके बाद के मुद्दे। यानी एक को आप कह सकते हो लोक हित का विषय, पब्लिक इंटरेस्ट का विषय, और एक संविधान की व्याख्या जहां करनी हो वहां। तो देखो, जहां पब्लिक इंटरेस्ट का विषय है वहां सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी है, वो एडवाइस दे या ना दे। लेकिन जहां कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है, तो मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ही गुड्डा, सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का हक रखता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को परामर्श, एडवाइस देनी ही पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों ही मुद्दों पर राष्ट्रपति जी की मर्जी है, वो सलाह माने या न माने। देखो अच्छे से समझना, पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा भी लिखा हुआ आता है, और राष्ट्रपति जी की जगह पे ये लिखा आता है कि संविधान जब बना था उससे पहले के मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकती है? सलाह, और संविधान बनने के बाद के मामलों में भी सलाह ले सकते हैं। तो संविधान के बनने से पहले के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं राष्ट्रपति जी, तो सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी। संविधान बनने के बाद के मामले में मानते हैं तो वो लोकहित का मामला है, तो उस पर राष्ट्रपति जी की अपनी सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्जी है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? तो ऐसे ही यहां पर भी क्लियर है, लोकहित का मामला, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, उसमें
सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो एडवाइस दे या न दे, लेकिन संविधान के इंटरप्रिटेशन के सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना पड़ेगा। क्या कोर्ट मार्शल में मृत्यु दंड भी दे सकते हैं? वो सेना का अपना मामला है, वो कोर्ट मार्शल में कभी मृत्यु दंड नहीं देते हैं, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता आपको, ठीक है। आ रही बात समझ में? आ जाओ। अब उसके बाद अब आप एक दो चीजें और लिखो। पहले एक चीज लिखो, सर्वोच्च न्यायालय नियम, सर्वोच्च न्यायालय नियम है 1966 का, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का नियम है 1966 का, 1966 का नियम है। वो क्या है कि ये नियम ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का सारा काम अंग्रेजी में होगा। किसमें होगी? समस्त कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट रूल जो कि कब पास हुआ था? 1966 में। वो क्या कहता है बेटा कि सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही किस में होगी? सारी कार्यवाही इंग्लिश में होगी। किस में होगी बेटा जी? इंग्लिश में होगी। किस में होगी? इंग्लिश में होगी। ये बात याद रखनी है, ठीक। सुना? ये बात याद रहेगी, ठीक। दूसरी बात यहां पे लिखो, तुम्हें बता दूं कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम क्या रहता है, ठीक। थोड़ा शॉर्ट में कॉलेजियम सिस्टम ये लिख लेना, ऐसे व्यवस्था, ये एक शॉर्ट में नोट बना के लिखना क्या रहता है। देखो कॉलेजियम व्यवस्था में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो सीनियरिटी के बेसिस पे जजेस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि किसको कहाँ जज बनाया जाएगा, ठीक है। और ये इसे बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, यानी जजेस ही जजेस की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही क्या करते हैं? सीनियरिटी के बेसिस पे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही सीनियरिटी के बेसिस पे, सीनियरिटी समझते हो ना बेटा, सीनियरिटी वरिष्ठता के आधार पर, सीनियरिटी के बेसिस पर लिस्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं जजेस की। क्या बनाते हैं? लिस्ट बनाते हैं जजेस की। और इस लिस्ट को वो कहां भेज देते थे? इस लिस्ट को वो भेजते थे किसके पास? कानून मंत्री के पास। और कानून मंत्री इस लिस्ट को किसको देता था? प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर फिर इस लिस्ट को किसको देते थे? राष्ट्रपति जी को। और राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये सिस्टम है कॉलेजियम का। यानी जजेस की नियुक्ति में कहीं पर भी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि जजेस की नियुक्ति अगर इनकी मर्जी से होने लगेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो वो लेकर आए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, एनजीएसी लेकर आए। उन्होंने क्या सेटलमेंट चलाया? एनजीएसी। कब चलाया? 2014 में। इसे बोलेंगे नेशनल यानी राष्ट्रीय, जुडिशियल यानी न्यायिक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट नियुक्ति काउंसिल, अपॉइंटमेंट काउंसिल, ठीक। उसके अंदर इन्होंने कहा कि अब जजेस की नियुक्ति ऐसे नहीं होगी, अब जजेस की नियुक्ति ऐसे नहीं होगी। एक कानून मंत्री होगा, कुछ जजेस होंगे, उसके बाद ये हम डिसाइड करेंगे। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इसे क्या कर दिया? एससी के जजेस ने खारिज कर दिया इस प्रोग्राम को। क्या कर दिया? खारिज कर दिया कि चलो रे, हम तुम कौन होते हो, हमारे अपॉइंटमेंट में तुम कौन होते हो। क्योंकि देखो कॉलेजियम सिस्टम में क्या है, सीनियरिटी के बेसिस पे लिस्ट गई, उस लिस्ट को कानून मंत्री को भेजा गया, उसने प्राइम मिनिस्टर को दिखाई, प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रपति जी को बताई, अपॉइंटमेंट हो गया। एक बार लौटा सकता है कानून मंत्री, वो भी तब जब उसे लगे कि कोई ऐसे जज का नाम है जो घूसखोर है या भ्रष्टाचार के मामले हैं। क्योंकि ये जजेस की नियुक्ति ऐसे नहीं होती, मैंने कल भी बताया था आपको, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी पहले इनका पूरा डेटा चेक करती है
कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसे एक बात बताओ, अजमल कसाब, ठीक है, ऐसे लोगों का मामला आया हो, पैसे ले लिए और कह दिया नहीं 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 मरवाना नहीं है, ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला गड़बड़ा न जाए, इसलिए कानून मंत्री जी चेक वेक करवाते हैं आईबी से। तो एक बार इन्होंने किसी सिफारिश जो आई है उसको लौटा दिया है, अगर दूसरी बार में सिफारिश आएगी ना तो कानून मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जी तीनों चुपचाप उस लिस्ट को फाइनल करेंगे। तो पावर किसके हाथ में दिख रही है अपॉइंटमेंट की? जजेस के हाथों में ही दिख रही है। इसे बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में एनजीएसी लेकर आई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति परिषद लेकर आई, खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको साइड में करा दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? बस इतना समझना है तुम्हें, इतना ही है जो मतलब का है, उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब का हो। ठीक, चलो और बताओ, देखें क्या कह रहे हो तुम। हाँ, एक क्या कह रहा है, 138 भी बता दो। 138 कुछ नहीं है यार, 138 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र का विस्तार कितना है। 138 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार का विस्तार, यानी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल जुरिडिक्शन का विस्तार के बारे में बात करता है। ये नहीं आते, ये नहीं पूछे जाते तो क्यों बताऊं, खाम खा में तुम्हारे दिमाग में भाजी पाला कराऊं? बताओ। 141 पूछा जा सकता है, बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो भारत के अंदर हर एक जगह पर लागू होंगे। 143 इंपॉर्टेंट है, वो दिमाग में रखना है तुम्हें। ठीक है, बाकी इतने महत्वपूर्ण है नहीं बेटा। देखो, आपको पूरा संविधान थोड़ी ना पढ़ना है, आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आ जाओ, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड मुख्य चीजें कुछ बता रही हूं। सबसे पहले सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के कौन थे? सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रही हूं, हीरालाल कानिया थे, 1950 से 51 तक रहे, भारत के पहले सीजेआई। पीएन भगवती जी का नाम इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्हीं के समय पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आई थी, जनहित याचिका आई थी, तो इन्हें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पापा माना जाता है। यहीं एक जगह पर पीछे ही यहां पे जहां लिख रहे थे, यहीं एक एरो लगा के जनहित याचिका भी लिख लो, नोट लगा के। क्या होती है जनहित याचिका, ये भी समझ लो। जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट PIL लिटिगेशन क्या होती है? तो बेटा देखो, एक आम आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका रिक्वेस्ट नहीं डाली है, लेकिन पोस्ट कार्ड के माध्यम से, पोस्ट कार्ड, चिट्ठी, ठीक है, के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आम जनता से जुड़ा कोई मामला अपील के लिए डाला गया है, सुनवाई के लिए डाला गया है, ठीक है, तो उसे कहते हो पब्लिक इंटरेस्ट, सुनवाई के लिए डाला गया है तो इसे कहते हो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, जनहित याचिका। ठीक, एग्जाम्पल, जैसे भारत का हर बच्चा एक्स्ट्रा बैग लेके जाता है स्कूलों में, तो ये मम्मी पापा सुप्रीम कोर्ट में केस न करें, लेकिन पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगह से मम्मी पापा या अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समाज का कल्याण करती हैं, ये सब एक चिट्ठी पर भी लिखकर, पोस्ट कार्ड पर भी लिखकर ये सुप्रीम कोर्ट में भेज दें, तो उसे कहा जाएगा जनहित, जनता के हित की, पब्लिक के इंटरेस्ट की एक याचिका आई है आपके पास कि आप उस पर सुनवाई करें। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स के बैग का बढ़ता बोझ, स्टूडेंट्स के बैग का बढ़ता बोझ, तो इससे ये फायदा रहता है कि आम आदमी कहाँ सुप्रीम कोर्ट में इतना महंगा अंग्रेजी बोलने वाला लॉयर कर लोगे तुम? एक दिन की सुनवाई के करोड़ों रुपए ले जाते हैं लॉयर सुप्रीम कोर्ट में, बढ़िया वकील अगर खड़ा कर दिया तो आदमी तो बिक जाएगा वहां पे।
ठीक है। तो पीएन भगवती जी के समय से ये जनहित याचिका शुरू हुई। 1985-86 में पीएन भगवती जी का कार्यकाल था। एम हिदायतुल्लाह जी एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे हैं। वाई वी चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं इस समय पे उनके पिताजी रहे हैं। वाई वी चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। अच्छे तरीके से देख लो, 6 वर्ष का कार्यकाल बैठ जाता है इनका, ठीक है, सबसे लंबे समय तक, और 6 से भी ज्यादा का बैठ जाता है। तो ये तो दिमाग में, बुद्धि में तुम ले ही आओ अपनी में कि 65 वर्ष की उम्र तक का मामला देखा जाता है, ना कि ये कि 6 साल 5 साल देखा जाता है, ठीक है। तो ये देख पा रहे होगे आप, तो सबसे लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं कौन? आपके डी वाई चंद्रचूड़ के पापा जी वाई वी चंद्रचूड़ साहब, ठीक। उसके बाद कमल नारायण सिंह सबसे कम कार्यकाल रहा है, 17 दिन तक के लिए रहे। फिर उसके बाद अगर देखें तो यू ललित सिंह जी का 2 महीने का कार्यकाल रहता है। फातिमा बीबी 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, लेकिन सीजेआई नहीं रही हैं। लेकिन सीजेआई आज तक कोई नहीं बनी, सीजेआई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस होते हैं उनमें से एक रही हैं फातिमा बीबी, ठीक है, फीमेल रही हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यहां तक का बताओ पहले। अच्छा, अभी 50वां लिख लें। 50वें कौन है? आपको पता ही है। 50वें हैं आपके कौन? डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ हैं। और कब तक रहेंगे? आपको कम से कम 10 नवंबर 2024 तक इनका नाम भूलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 नवंबर 2024 तक यही रहेंगे। अब बताओ। हाँ, कोई फीमेल सीजेआई नहीं बनी, कोई पैसा नहीं लगता, मतलब पीआईएल डालने का कोई पैसा नहीं लगता। मैंने क्या कहा? सिंपल चिट्ठी, सिंपल पोस्ट कार्ड, इवन न्यूज़पेपर में भी कोई बात छपी है तो सुप्रीम कोर्ट खुद उसको सुनवाई कर सकता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अब बुद्धि में ये बैठ जाएगा। कोई कितना भी भरने की कोशिश करे कि 5 साल 6 साल, नहीं, 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है। सारे आर्टिकल याद होने चाहिए सोना, बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए गुड्डा। अब बताओ टाइम कितना बचा है? 8:57 बचा है। तो आज तो नहीं बचा। अब मेरी बात सुनो, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बताऊंगी और राज्य पढ़ाऊंगी। कैग थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, कैग 2-5 मिनट में ही समझ में आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पढ़ चुके हो, जो कि सरकार का अकाउंट्स चेक करती है, ऑडिट करती है, और कैग की मदद से करती है। ये समझाऊंगी। लेकिन पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, कल आपकी क्लास आपके मैथ्स वाले सर ही कंटिन्यू करेंगे 2 घंटे के लिए, क्योंकि उनका सिलेबस छूट रहा है ना। हमारा तो राज्य, उसके बाद में लोकल गवर्नेंस, ठीक है, हमारा ज्यादा नहीं बचा है। पहले स्टेट पढ़ेंगे, क्योंकि जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से समझ लिए तो स्टेट गवर्नमेंट आराम से समझ जाओगे। फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट पढ़ा दूंगी वहीं के वहीं। फिर उसके बाद आपको लोकल गवर्नेंस पढ़ाऊंगी वहाँ, ठीक है। उसके बाद आपको केंद्र और राज्य के संबंध पढ़ाने हैं थोड़े से। फिर बाकी चीज़ें हम शुरुआती दौर में पढ़ा चुके हैं, अनुच्छेद कुछ इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन, और शुरुआत जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी अंग्रेजों के भारत में आने से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर, ठीक है, बाकी एक्ट तक समझाऊंगी। वो चीज़ जो थोड़ी बोरिंग होती है, इसलिए शुरुआत में मैं नहीं समझाती, ठीक है। तो हमारा ज़्यादा नहीं रह गया, हमारा तो मुश्किल से 10 क्लासेस रह गई हैं, उन्हें हम ख़त्म कर देंगे विद रिवीजन। और घबराना नहीं है, उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो मैं रिवीजन क्लासेस लेकर आऊँगी अच्छे तरीके से। घबराना नहीं है, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, ठीक है। चलो भाग जाओ, अब बाय बाय कर लो। सीजेआई को पद पर गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, क्राइम कर दे तो सजा कौन